नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। मैं हूं नितिन आत्रे। दोस्तों, आपको ये क्या पता है कि आपके जो सिग्नेचर होते हैं या आपकी जो हैंडराइटिंग होती है वो बता देती है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, यानी कि वो आपकी पोल खोल देती है। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ हैं उमेश सिंह जी। नमस्कार आपका सर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और ये ग्राफोलॉजिस्ट हैं। जी। तो आप हमें प्लीज़ ये बताइए कि जैसे आपने हमको पहले बताया था कि आपने एमबीए किया है एचआर से, आईआईएम लखनऊ से। तो अब आप एक ये स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है, तो ये थोड़ी इस जर्नी के बारे में बताइए आप। बिल्कुल सर, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार और थैंक यू आपका कि मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। तो मेरी जर्नी का सर ऐसा था कि एमबीए जब मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज से किया तो मुझे लगा कि ऐसा क्या ट्रेड या कोई एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे हम कैंडिडेट को बिना बात करे या बिना उसका इंटरव्यू लिए कैसे जाने। क्योंकि आजकल हर क्वेश्चन गूगल पे अवेलेबल है, अभी तो चैट जीपीटी आ गया है। सीनियर्स की हम हेल्प ले सकते हैं रोल वाइज कि मैं इस कंपनी में जाता हूँ, इस इंटरव्यू का या इस रोल के लिए मुझे प्रिपरेशन करा दो। तो आपको ये बीइंग दी एचआर ये कैसे आप एनालाइज करोगे कि ये जो बोल रहा है वही अंदर से भी है। तब मुझे एक इंसाइट आया कि हैंड राइटिंग एनालिसिस करके हम लोगों की पर्सनैलिटी, ट्रेड्स, बिहेवियर, उसका थॉट प्रोसेस बहुत कुछ हम जान सकते हैं। तब मैंने धीमे धीमे ड्यूरिंग माई एमबीएस बुक स्टार्ट करी पढ़नी हैंड राइटिंग से रिलेटेड। और अभी इस शौक़ को मुझे 15 साल हो गए हैं। मैंने अपनी एक बुक भी लिखी है। इसका टाइटल ये अमेजन पे बेस्ट सेलिंग है, द हिडन ट्रेजर ऑफ हैंड राइटिंग, बिकम अ मास्टर ऑफ ग्राफोलॉजी। और ये ओके। सभी मेजर प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। तो इसको मैंने जैसे एमबीए करने के बाद मैंने प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशन जर्नी स्टार्ट करी। रेप्यूटेड कंपनीज़ में मैं एचआर रहा। तो अभी लेटेस्ट मैं एचआर हेड से जॉब छोड़ा है मैंने और एक अपना स्टार्टअप रजिस्टर किया है इस मिशन के साथ कि हैंड राइटिंग एनालिसिस एक ऐसा छुपा हुआ अभी तक स्किल है जिसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो मैं ये कोर्सेज कराता हूँ, लोगों को उनके बारे में अवेयर कराने में हेल्प करता हूँ। और मैं ये पिछले 5 साल से रिगरसली इसको बहुत नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे कर रहा हूँ। तो मैंने ये स्कोप देखा कि लोगों को अपने बारे में जानने में बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उनको अपने क्लियर गोल्स नहीं पता हैं, एग्जीक्यूशन पार्ट नहीं पता है। तो खुद को जान के भी लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है, रिलेशन, मनी, माइंडसेट, बिजनेस ये इम्प्रूव किए हैं। तो इस तरीके से मैं सोसाइटी को सर्व करता आ रहा हूँ। जो आपने आईआईएम लखनऊ की बात करी, वहाँ से मैंने एडवांस्ड एचआरएम किया हुआ है। आईआईटी से मैं सर्टिफाइड हूँ एचआर मास्टरी में। तो इस तरीके से ये मेरा एचआर प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। और मैं सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 15 वर्षों से मैं लोगों की मदद करता आ रहा हूँ उनके रिलेशन, लाइफ, हेल्थ को इंक्रीज़ करने में। तो इस तरीके से मेरी अभी तक की जर्नी है। स्टार्टअप को मैंने इस एम के साथ, इस मिशन के साथ रजिस्टर किया है। ये एमसीए रजिस्टर्ड, एनएसडीसी अप्रूव्ड, स्टार्टअप रिकग्नाइज्ड। मैं यूपी में बेस्ट ट्रेनर हूँ ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग एनालिसिस में। इसरो चेयरमैन से अवार्ड हूँ। नेशनल एजुकेशन फोरम ने मुझे अवार्ड किया हुआ है। कहाँ कहाँ से इसरो? इसरो चेयरमैन अच्छा, इसरो मिस्टर चेयरमैन। एएस किरण कुमार जी। अच्छा अच्छा अच्छा। सो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया हुआ है। जी जी जी। तो इस स्टार्टअप को मिशन सिर्फ यही था कि मैं कम्युनिटी को सर्व कर सकूं, उन्हें हैंड राइटिंग के एनालिसिस के बारे में बता सकूं और उनकी लाइफ को चेंज कर सकूं। तो जब ये आपने स्टार्टअप शुरू किया है, तो जो बच्चे आपके पास आते हैं इस कोर्स करने के लिए, उनके पास सबसे बड़ी जो थॉट होता है कि भाई कैरियर। तो आप इस पे कैरियर को किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, लोगों का कई बार क्या होता है, फैमिली प्रेशर में या सोसाइटी के इन्फ्लुएंस होकर के हम अपने करियर को बदल देना चाहते हैं। मुझे बनना है इंजीनियर, लेकिन पिताजी चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं। या मेरे कज़न डॉक्टर हैं तो मैं भले डॉक्टर में अच्छा हूँ, स्टडी में अच्छा हूँ या नहीं हूँ। तो हैंड राइटिंग से आपके नेचुरल ट्रेड्स पता चल सकता है कि आप किस ट्रेड में, किस स्किल में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो ये क्लियर हैंड राइटिंग में दिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
ये 2 तरीके के वाई हैं, है ना। तो ठीक है। ये जो पहला है ये हम इसको लोअर जोन बोलते हैं और ये लोअर लूप है। तो आप उधर ही दिखा दीजिए कोई बात। तो ये लोअर लूप है और क्लोज्ड है और ये ओपन है। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी फर्स्ट वाले की, और ये लोअर लूप जितना बड़ा रहेगा उसके उतनी स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके। करियर को लेके अगर हमें किसी का विल पावर देखना है, उसके गोल्स देखने हैं, तो ये टी बार देखना होगा। ये वाला स्टेम है और जो हम ऐसे काटते हैं इसको स्टेम बोलते हैं। तो जिसने जितना ऊपर लिया होगा वो अपने करियर के लिए उतना ही सीरियस है, उतना ही उसकी विल पावर अचीवमेंट प्रोफेशन के लिए उतना डेडिकेटेड है। तो इस तरीके से उसका हम ट्रेड्स निकाल सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है कितने दिन का है? सर मेरे पास कई कोर्सेज हैं। मेरे जो कोर्सेज शुरू होते हैं वो 1 वीक से 3 महीने तक का है। तो मुझे लगता है कि ये कोर्स बच्चे ना सीख करके पेरेंट्स सीख लें, जिससे वो अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को उस तरीके से सुधार सकें कि उनके भविष्य कैसा होगा, उनका फ्यूचर का बिहेवियर कैसा होगा। क्या आपको लगता है कि बच्चों को ज़्यादा सीखना चाहिए या पेरेंट्स को, जिससे वो शुरू में अपने बच्चों की हैंड राइटिंग में वैसा ही सुधार कर सकें? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस पर मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग इसमें ऑफेंड भी हो सकते हैं। हमारे जो कॉन्वेंट स्कूल में आजकल कर्सिव हैंड राइटिंग सिखाई जाती है, ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी, क्योंकि हमारा पैटर्न वैसा है ही नहीं। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के हैंड राइटिंग को एनालाइज किया है और मैंने एक चीज़ कॉमन पाई है कि वो कभी भी कर्सिव में नहीं लिखते। ठीक है। ये सिर्फ हमारा इंडियन पैटर्न उन्होंने जानबूझ के डाला था। अच्छा, वो लोग नहीं लिखते हैं वो कर्सिव में नहीं लिखते। ये हमारे इंडिया में जब उन्होंने इंग्लिश को पढ़ाना लिखाना शुरू किया तो हमें कर्सिव बना दिया। तो उन्होंने एक तरह से ऐसा बना दिया कि भाई आप जॉब करो, बिजनेसमैन तो हम ही बन के रहेंगे, कुछ इस तरह का? नहीं, इससे सिर्फ इतना ही नहीं, कर्सिव राइटिंग के बहुत नुकसान हैं बच्चे में आजकल। अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमारे टाइम में इंग्लिश 6th क्लास से स्टार्ट होती थी, अभी क्या है नर्सरी से ही है, और उनको कर्सिव सिखाया जाता है। कर्सिव से उनका इम्यून सिस्टम, उनका माइंडसेट, उनके रेसिस्टेंस पावर, जितना हम किसी चीज़ का पेशेंस रख लेते थे या किसी चीज़ को हम दबा लेते थे, सहन कर लेते थे, आजकल के बच्चों में वो मिस्ड है। और उसका एक यही कारण है कि वो कर्सिव में लिख रहे हैं। तो ये अंग्रेज़ों का हमें जानबूझ के ऐसा पढ़ाया लिखाया गया कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी स्ट्रेंथ क्या थी? हमारी स्ट्रेंथ तो हमारी माइंड पावर और हमारी हेल्थ थी ना। इसको राइटिंग से बिगाड़ा। तो अगर हम पेरेंट्स को सिखाने और बच्चों के सिखाने की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी सीख सकते हैं, या कोई भी वो सीख सकता है जो हैंड राइटिंग को सीख के खुद में बदलाव चाहता है या दूसरों को बता के बदलाव करना चाहता है। तो पेरेंट्स सीखते हैं, वो खुद में भी बदलाव कर सकते हैं। इसको ग्राफोथेरेपी बोलते हैं बेसिकली। जहाँ थेरेपी वर्ड जुड़ेगा तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेज होंगी। तो इस चीज़ को ग्राफों में चेंज करना, तो थेरेपी यानी कि किसी चीज़ को हमें अचीव करना है या किसी चीज़ को दूर करना है, जैसे फ्रस्ट्रेशन है वो दूर करना चाहेगा हर आदमी, तो ये ग्राफोथेरेपी से संभव है। कुछ किसी को माइंडसेट अच्छा करना है, मनी के लिए, रिलेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, तो वो भी ग्राफोथेरेपी से लेटर्स या वर्ड्स में चेंज करके पॉसिबल है। अभी आपने कर्सिव लेटर की बात की जी। तो कर्सिव लेटर की तो बात छोड़िए, आजकल तो डिजिटल जनरेशन बन रही है, नई डिजिटल जनरेशन ज़्यादातर टाइपिंग करती है। तो क्या आपको लगता है कि इससे बच्चों की पर्सनैलिटी का नुकसान हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत नुकसान हो रहा है। डिजिटल हैंड राइटिंग में हमारा एक्चुअली लिखते हुए हमारे माइंड के जो न्यूरो पैटर्न्स है, हमारे माइंड के अंदर 23 रीजन्स ऐसे हैं जो एक्टिवेट होते हैं हमारे हाथ से लिखने पे, टाइप करते हुए नहीं। अभी आप देखना, हम कितने भी एडवांस्ड हो जाएं, लेकिन आज भी सरकारी कागज़ों में हमारा खुद की हैंड राइटिंग या खुद के साइन मांगते हैं। जबकि बायोमेट्रिक से हमारे आधार में सारे बायोमेट्रिक फिंगर इम्प्रिंट सारे लॉक हैं, लेकिन वहाँ वो काम नहीं आता, वो पेपर पे ही साइन कराते हैं और ये चलता रहेगा। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ भी गई तो भी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी यही है कि हम हैंड रिटन लिखें। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले हम जब कहीं काम करने जाते थे या अपने परिवार को छोड़ के जाते थे तो हम एक चिट्ठी लिखते थे अपने पेरेंट्स को कि मैं सकुशल पहुँच गया हूँ, आशा है आप भी सकुशल होंगे।
तो ये हमारे माइंड में न्यूरो पैटर्न्स अपने लवर्स के लिए, लव्ड वंस के लिए, या हमारे रिलेटिव्स के लिए, या जिसको भी हम लिख रहे हो, लव लेटर्स भी लिखते थे, तो वो एक बॉन्डिंग ज़्यादा क्रिएट करता था। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज, मेल पे मैसेज, आप हालत देखो, ऑफिस में हम मेल लिखते हैं लेकिन कनेक्टिविटी कितनी भी हो, बाहर निकल के हम कहते हैं अरे यार क्या आदमी है। क्योंकि माइंड में हमारे वो है। अगर हम ये काम अगर लेटर्स पे लिखेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉन्डिंग क्रिएट होगी और हमारे जो अफेक्शन है, एक बॉन्डिंग जो पॉजिटिव होगी, रिलेशन सुधरेंगे। तो अगर कोई रिलेशन सुधारना भी चाहता है तो वो एक दूसरे के लिए लिखे, लेटर दे, ना भी दे, लिखे, तो भी आप ये चेंज देख सकते हैं, रिलेशन सुधर सकते हैं। अभी आपने लव लेटर की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई प्रेमी प्रेमिका है, अगर वो ये चाहें देखना कि ये मेरे लिए लॉयल है या नहीं है, तो वो कैसे पता करेंगे वो? देखिए, लॉयल्टी सिर्फ रिलेशन में टूवर्ड्स लवर्स ही नहीं होगी। वो रिलेशनशिप पेरेंट्स के लिए हो सकती है, अपने रिलेटिव्स के लिए हो सकती है, सोसाइटी के लिए हो सकती है। तो ये रिलेशनशिप पैटर्न जानने के कई लेटर्स हैं जो मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे आप सोसाइटी के लिए देखेंगे तो मैं सी बनाता हूँ। उधर दिखा दीजिए। अब ये दो सी हैं, पहला एंड सेकंड। तो पहले सी में आप देखेंगे कर्व ज़्यादा है। तो सोसाइटी की बातों को, सोसाइटी के ट्रेडिशन को, रिसेप्टिव पावर इसकी ज़्यादा है। जी जी। तो ऐसे लोग सोसाइटी में घुल मिल के रहना चाहेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे। सेकंड में आप देखेंगे कि स्पेस बहुत कम है जी। वो रिसेप्टिव तो है पर उतना नहीं है। सोसाइटी में अगर कोई इवेंट होने वाला है तो फर्स्ट वाला आदमी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, सेकंड वाला नहीं। अगर इस सी को हम ऐसा कर दें जिसमें कोई रिसेप्शन है ही नहीं, रिसेप्टिव पैटर्न है ही नहीं, तो ऐसा आदमी सोसाइटी में रहते हुए भी सोसाइटी से कट के रहेगा। जी। तो ऐसे रिलेशन, ऐसे ही हमारे कपल्स के लिए बॉन्डिंग की मैं बात कर दूं, हाँ, लॉयल्टी के लिए। लॉयल्टी है तो एक लेटर होता है के। मैं के पैटर्न बना रहा हूँ। इसको आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऐसा मानिए। तो फर्स्ट में आप देखेंगे एक नॉट बन रहा है। नॉट मीन्स ये आदमी ज़्यादा बॉन्ड क्रिएट करेगा लोगों से रिलेशन में। जैसे किसी को हक कर लिया, छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोग 5 साल 10 साल बाद अगली पार्टी भी नहीं फोन कर रही है, गांठ मार के रखेंगे जैसे इसमें गांठ लगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वो बिल्कुल गांठ मार देंगे। हाँ जी। भले अगला पार्टी उसको याद करे ना करे, जी जी। लेकिन ये खुद फोन कर देंगे, अरे ठीक है, मेरा ही तो दोस्त है, मेरे ही तो चाचा है, मेरे ही तो मामा है। ऐसे आदमी कनेक्ट तो रहेंगे लेकिन एक सर्टेन लिमिटेशन के साथ, डिस्टेंस के साथ, कि जितना सामने वाला उतना ही मेरी तरफ से रहेगा। उतना सम्मान जितना आगे वाला करे। हाँ जी, हाँ जी। थर्ड वाले में आप देखेंगे कि के का जो नॉट है, ना नॉट है उसमें और ना वो कनेक्ट है। तो अगर हम इसे माने कि ये एक इंसान है और ये दूसरा इंसान है, तो इन दोनों में गैप है। तो ये आदमी कभी भी किसी के साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करेगा, लॉयल नहीं रहेगा। ठीक है। आप इन लेटर्स से, और भी लेटर्स हैं बट एक ब्रॉड स्तर पे समझने के लिए ये लेटर्स काफ़ी है। अच्छा, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसके लिए कैसे पता लगेगा अक्षर से? अक्षर में देखिए, जो सच बोलेगा ना, एक टी होता है, टी लेटर। ये टी लेटर मैं पैटर्न बनाता हूँ आपको। ये मैं फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखता हूँ। जिसका टी बार स्ट्रेट मिलेगा वो आदमी ऑनेस्ट होगा। इसके और भी लेटर्स हैं, इसके साथ साथ ओ और ए भी देखे जा सकते हैं कि ये क्लियर होने चाहिए। के तो अब अगर ये किसी का देखिए नीचे आ रहा है ना, ये बार टी में, सेकंड पैटर्न में, जी जी जी, तो ऐसे लोग क्या होंगे, ये अपनी बातों पे नहीं रहेंगे, ये दूसरे को धोखा दे सकते हैं, सेल्फिश होंगे। और जहाँ ये इस तरीके से पैटर्न बन रहा है थर्ड में, ये मूडी हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएंगे। ठीक है। लेकिन सिर्फ टी से नहीं, हम ओ और ए भी देखेंगे। क्लियर ए, क्लोज्ड ए और क्लोज्ड ओ होना बहुत ज़रूरी है इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी चेक करने के लिए। अच्छा, अगर हम ईमानदारी देखना चाहें
ये ईमानदारी का अच्छा, भी है, ईमानदारी integrity, सच्चाई एक ही loyalty, बात हो हाँ। गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति होता है, अगर कोई क्रिमिनल टेंडेंसी का है, हम्म। क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है आजकल, खास तौर से जब तक ये डिजिटल की तरफ लोग जा रहे हैं, टाइपिंग की वजह से उनकी हैंड राइटिंग तो बिगड़ ही रही है, क्रिमिनल्स भी ज़्यादा है, अधीर ज़्यादा हो गए हैं बच्चे, जी है ना, बेचैन रहते हैं बच्चे, तो बिल्कुल। उसको हम कैसे पता करेंगे? देखिए, एंजाइटी सबसे पहले हमारी हैंड राइटिंग को ही खराब करती है। तो अगर मेरा नेचुरल पैटर्न हैंड राइटिंग का बिगड़ रहा है, हम्म। इम्बैलेंस आ गया है, हम्म। सपोज करिए मैं स्लैंट लिखता हूँ राइट, लेकिन वो लेफ्ट भी हो रहा है, या वो मेरा बेस लाइन, मैं ऐसे समझाता हूँ, सपोज करिए मैंने बेस लाइन ऐसा स्ट्रेट लिखा, जी तो ये इस तरीके से आ गया, जी। कहीं ये ऐसे आ गया, लिखते लिखते ये पैटर्न अगर बन रहा है, तो इसका मतलब वो एंजाइटी है, बेचैन है। और लोग, अगर मैं लिखता हूँ गुड, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ये रिकनेक्ट करेंगे इसको, ऐसे कहीं वर्ड दोबारा कर देंगे, रीट्रेस करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डाउट करते हैं, तो या वो साई होते हैं, झिझकते हैं, तो ऐसे लोग क्या दोबारा टच कर देंगे। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग ग्राफोलॉजर की बात कर रहे हैं, ग्राफोलॉजिस्ट अब हैं, जी। तो ये जो मान्यताएं हैं, क्या ये कोर्ट में भी हैं इस चीज़ की या नहीं है आज मैं भारत बताता में? हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली फोरेंसिक हैंड राइटिंग टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स इन बैंक और इन कोर्ट्स, इसी का एक कोर्स को सर्टिफाई किया हुआ है। ईजीसी ने हालांकि ग्राफोलॉजी के कोर्सेज को सेमी अप्रूव किया है, कुछ कुछ पोर्शन को। और 2025 में गलगोटिया ने अपना एक कोर्स भी निकाला है ग्राफोलॉजी में पहली बार। तो हमारे पास कुछ ना इस पे सेलेक्टिव वे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी इसको इस तरीके से सोचा नहीं कि इस पे एक विस्तृत कोर्स निकाल के हम इसको अवेयर करें या यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स लॉन्च किए जाएं। तो कुछ जो प्रोमिनेंट ग्राफोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने अपनी रिसर्च बेस्ड स्टडी से इसको आगे बढ़ाया है। हमने कई बारी यूजीसी को अपने कोर्सेज दिए हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं, तो उन्होंने काफ़ी उसको काट छाट के अप्रूव किया हुआ है। लेकिन हाँ, कोर्ट और बैंक के लिए स्पेसिफिकली जो फोरेंसिक हैंड राइटिंग है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्स को सर्टिफाई किया हुआ है। जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कोर्स करके डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले भी एक बैंक में था, वहाँ यही बात थी कि कैसे पहचाने कि ये सिग्नेचर फेक है या नहीं है। तो ब्रांच मैनेजर का एक केस था, तो उनके साथ मिलके हमने वो डिटेक्ट किया। अभी वो खुद समझ गए हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें किसी का सिग्नेचर फेक है या नहीं? फेक है, ओरिजिनल है, या उसमें कुछ कांटा छाटी करी गई है। तो शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ। चलो मान लो कि फेक सिग्नेचर से कोई पैसे निकाल लेता है बैंक से, उसके बाद पता लगता है कि ये फेक है, तो क्या ये जो ग्राफोलॉजिस्ट बताता है कि भाई ये फेक सिग्नेचर था जिससे पैसे निकल गए, तो क्या इसकी मान्यता है कि ये माना जाएगा कि हाँ ये फेक ही है आपके कहने से? हाँ बिल्कुल, क्लियरली अगर मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से सिग्नेचर का पैटर्न काम करता है, कहाँ फ्लो टूटता है, कहाँ आप फ्लो प्रेशर कितना देते हैं, ये आपके साइन को कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसा ही सिग्नेचर भी हर किसी का अलग है। सेम अगर दिखने में भी लग रहा है, तो उसका पैटर्न, फ्लो, प्रेशर, ये तीनों अलग मिलेंगे। और एक ट्रेंड ग्राफोलॉजिस्ट इसी चीज़ को एनालाइज करता है। नहीं, वो ठीक है, एनालाइज ठीक है, लेकिन इसकी मान्यता उस स्तर पर है कि कोर्ट में अगर ये केस चला गया तो आपने जो बोला है कि ये फेक है सिग्नेचर, तो उसको कोर्ट में भी फेक माना जाएगा, इतनी मान्यता है क्या? नहीं, ये जज के ऊपर है, उनका डिसीजन है सोलली कि वो इस चीज़ को एनालिसिस को किसी ग्राफोलॉजिस्ट ने एनालाइज किया, जी जी उससे कितना वो प्रभावित होते हैं, उनके जो दिए गए लॉजिक हैं जी। उसको वो कितना मानते हैं, उस बिहाफ पे वो जज अपना डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ग्राफोलॉजिस्ट बता रहा है जज उसको मान ही ले, क्योंकि कोई ऐसा वैलिडेशन सिस्टम नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, कोई राइट हैंड से लिखता है, तो जो लेफ्ट हैंड से लिखने वाला या राइट हैंड से लिखने वाला, उन दोनों की सोच में भी क्या हैंड राइटिंग में अंतर नज़र आता है? देखिए, हैंड राइटिंग से एज,
किस हैंड से लिखा जा रहा है, जेंडर, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ हैंड राइटिंग को देख करके उसके थॉट प्रोसेस को, उसके ट्रेड्स को जान पाते हैं। तो मतलब उसका ज्यादा वो नहीं है, वो तो केवल आप लिखावट की वो है, बाकी हमारे उसमें लिए हैंड बिल्कुल लेफ्ट से लिखो राइट से लिखो इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मैंने कई लोग होते हैं ऐसे जिनमें हाई सेक्सुअल ड्राइव की प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे हम लोग ये पता करेंगे हाँ उनकी बिल्कुल लिखावट को देख करके, उनकी हैंड राइटिंग को देख करके? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली जितने भी लोअर लूप्स के लेटर्स हैं, जैसे जे है, जी है, वाई है, अभी इसको बनाने का पैटर्न तो क्लियर ये है जी। अब अगर मैं इसको अंतर देख रहे हैं, क्या अंतर है? हाँ, काफी अंतर है। नीचे वाले में ना ये पोर्शन बढ़ गया है, बढ़ गया है, वो ऊपर कम है, इधर वो ऊपर बंद है, वाला बैलेंस उधर है। खुला हुआ है। हाँ जी। जी तो जिसका ये लोअर लूप बढ़ेगा जी और ये इन्फ्लेट होगा, यानी कि ये लूप बड़ा हो जाएगा, जी तो ऐसे लोगों की सेक्सुअल डिजायर्स भी बढ़ जाएंगी। जी। और अगर इसमें कहीं भी एक फैलेंस क्लॉ होता है, वो एक ना इस तरीके से मैं बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, जी। तो अगर ये आ गया तो इसका मतलब है वो फ्रस्ट्रेटेड है जेंडर के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति। तो इनकी ड्राइव्स नुकसानदेह हो जाएगी। या ठीक है। कुछ लोग बहुत आर्टिस्टिक ऐसे बना देंगे, तो ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर किसी का ये ओपन है जी। तो ये इनकी सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट है। तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन ये रहेगा कि उसको डिजायर्स या तो है नहीं, और है तो फिर इनकम्प्लीट है। ठीक है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आप बताते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, जी तो ये कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भी यही बताते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, ज़्यादा गुस्से वाला है या ये है। तो इसमें क्या आप अंतर है कुछ, या वो अलग है ये अलग है? कुछ ऐसे ही है ना, जैसे हम किसी का स्वभाव बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर भी यही बताते हैं, और फिर वो हमें ये भी बताते हैं कि उसको कैसे सही किया जाए। आप भी कह रहे हो अक्षरों को ठीक करके हम ठीक कर सकते हैं, वो भी कुछ ना कुछ बताते हैं ठीक करने के लिए। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है, और वो सही है या आप सही हैं? देखिए, दोनों एस्ट्रोलॉजर हो या ग्राफोलॉजिस्ट हो, वो दोनों की अलग स्टडी है। दोनों की स्टडी में उनका एक्सपर्टीज है, फोर्टे अलग है, एनालिसिस करने के पैटर्न अलग हैं, यानी उनके तरीके अलग हैं। वहाँ पर वो डेट से और ग्रह से देखते हैं, जितना अच्छा कैलकुलेट कर पाएगा वो उतना अच्छा एनालिसिस दे पाएगा। सेम विद ट्रेंड ग्राफोलॉजिस्ट, कि जितना अच्छा वो वर्ड्स, लेटर्स, प्रेशर, स्लैंट, मार्जिन, इन सबको एनालाइज कर पाएगा। अब जैसे आपने कहा कि गुस्सा आता है, तो गुस्सा कहाँ से संबंधित है? माइंड से। माइंड के जितने भी लेटर्स या माइंड से रिलेटेड कुछ कैपेबिलिटी देखनी है तो वो अपर जोन से देखी जाएगी। अपर जोन कैसे? जैसे इंग्लिश में ये 3 लाइन होती हैं, राइट? तो अब मैंने गल्फ लिखा, तो आप देखेंगे कि जी अपर एंड मिडिल में आया, जी मिडिल में यू आया, अपर एंड मिडिल में एल गया, और एफ तीनों में आया, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन। तो ये वाला अपर जोन जो है ये हमारे माइंड को शो करता है। अब अगर इसकी फॉर्मेशन ठीक नहीं है या एक्सेस है, ऊपर लोअर जोन को भी क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो वहाँ पे हम मानेंगे कि उसको स्ट्रेस या गुस्सा ज़्यादा आता है। फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो वो सीधा सीधा अपर जोन का लक्षण है। ठीक है। आपने कहा जो एस्ट्रोलॉजर हैं या हम हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो कि उन्हें कितनी नॉलेज है, राइट? जी जी अगर आपने फिर अभी गुस्से की बात की, एग्रेशन की बात की, तो जो एग्रेसिव लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं आज की तारीख में, तो गुस्से वाले कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, मेरठ में तो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो क्या आपको लगता है कि जितने भी गुस्से वाले लोग हैं उनमें एक ही कोई सेम पैटर्न है उनके राइटिंग में, उनके लिखने में? बिल्कुल बिल्कुल। उनका अपर जोन डिफॉर्म मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, यही सब चीज़ें होंगी। उसी से हम डिकोड कर लेते हैं कि हाँ ये आदमी गुस्सैल है। और किससे क्या बताया आपने? देखिए,
आपने देखा होगा जब हम पेपर पे लिखते हैं तो कुछ लोग लिखते हैं कंप्रेसर के साथ, कि आप अगर पेज के नीचे हाथ लगाएंगे तो आपको कुछ भी इंप्रेशन नज़र नहीं आएंगे। ऐसा आदमी सॉफ्ट हार्टेड होगा, इमोशनल उसके बैलेंस होंगे। अब अगर वो 2-3 पेज तक इंप्रेशन जाता है कि आपने एक पेज पे लिखा और 2-3 पेज तक आप उसको पीछे हाथ डाल के देख रहे हैं कि कुछ उभार नुमा नज़र आता है, तो उसके अंदर उतनी हाई एनर्जी भी है, उतना वो चाहता है कि मुझे मेरे जो मैं कर रहा हूँ उसे याद किया जाए। ऐसे ही लोगों का ट्रेट होता है कि वो उतने ही गुस्से वाले होते हैं। अब अगर ये 2-3 पेज की जगह 4-5 पेज तक चला गया तो उनका गुस्सा एक्सेसिव हो जाएगा और वो डिस्ट्रैक्शन में बिलीव रखेंगे कि गुस्सा इतना आएगा कि वो नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ चीज़ तोड़ देंगे, या वो रेबेलियस हो सकते हैं, या बड़े का सम्मान भी नहीं करते, अपनी कंट्रोल खो देंगे, जी जी जी। गाली गलौच या मारना पीटना ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन और जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं, क्या वास्तव में वो ऐसा कर सकते हैं कि बचपन से उनको अपने बच्चे को मान ली बिजनेसमैन बनाना है, उनका दिमाग में ये है कि मेरा बेटा बड़ा होकर बिजनेसमैन बने, या उनके दिमाग में है कि मेरा जो बेटा है वो बड़ा होकर के जॉब करे जी। तो उस टेंडेंसी को क्या, अगर वो उस चीज़ की प्रैक्टिस बचपन से कराएं बच्चे में, क्या उस टेंडेंसी को आगे चल करके बच्चे में लाया जा सकता है, ये आप बोल रहे हैं? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। अच्छा। देखिए मैं आपको फिर एक ट्रेड्स बता देता हूँ। 2 तरीके के एम हैं, कैपिटल एम, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है जी तो फर्स्ट एम में क्या है, बहुत शार्प एंगल्स हैं। जी वी क्लियर दिख रहा है उसका ना, जी जी एम जी का। जी ऐसे लोगों के पास एनालिटिक्स बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन पैसा कमाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जितने अमीर लोग होंगे, बहुत बड़े अमीर, उनका एम आपको सेकंड टाइप का मिलेगा। वो क्या करते हैं, उनके पास इजी मनी आएगा, वो जो भी एफर्ट करेंगे बिना हार्ड वर्क के उनके पास इजीली मनी आता रहेगा। अभी दर्शक लोग और आप अपना एम देख के पहचान सकते हैं कि आपका मनी पोटेंशियल क्या है। एम फॉर मनी, एम से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये मनी के पैटर्न के लिए। उसकी स्पेंडिंग हैबिट कितनी होंगी। अभी आपका मैं सिग्नेचर लेता हूँ जैसे, तो आपके सिग्नेचर मुझे इस पे दीजिए। हाँ जी, मैं सिग्नेचर कर दूँ अपने, मेरे बारे हाँ में जी, बताओगे आप? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपका कुछ बताऊंगा। गलत मत बताना प्लीज है। मैं आपका मनी होल्ड का पैटर्न बताऊंगा। अभी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा आपका सिग्नेचर। जी जी वाई एंड जी, ये दोनों ना मनी का ही बैग बनाते हैं। जी जी तो जी इस सिग्नेचर में आप देखेंगे कि ये क्लियर वाई और जी है, इसका ओरिएंटेशन बिगड़ रहा है पर दर्शक लोग देख पा रहे होंगे। जी जी। तो कोई इससे नहीं, आप बता दीजिए, ऐसे ही तो मेरे बारे में लोगों को कुछ मैं पता लग आपको जाएगा। बता देता हूँ कि आप मनी को होल्ड करके रखेंगे। हाँ जी। आप मनी को यूटिलाइज करेंगे, उसको इजी खर्च नहीं करेंगे, मतलब बिना चीज़ों में पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, बर्बाद नहीं करेंगे, वैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ बर्बाद ही नहीं। बर्बादी, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने शौक पूरे करने के नहीं, लिए। मैं एक्चुअली धन को ना लक्ष्मी मानता हूँ। अच्छी बात है। अगर आप लक्ष्मी मान रहे हो और उसे आप बर्बाद उल्टे सीधे चीजों में करोगे तो ये तो भगवान का अपमान है ना। नहीं, ये आपका थॉट प्रोसेस है। हाँ बट अगर आपका ये वाई और जी ऐसे नहीं होते, हाँ, तो ऐसा शायद मेरा थोड़ा पैसे अलग हो जाता। अलग हो जाता, ठीक तो है। आप पैसे को बर्बाद भी कर सकते थे। कुछ लोग अपने लग्जरी पे, अपने शौक के लिए ऐसे महंगे महंगे पैसा खर्च करते हैं। जी जी जी। तो वो ट्रेड आपके अंदर नहीं है। हाँ, बहुतों से कम है, उतना नहीं है। हाँ, तो ये हैंड राइटिंग से, लेटर से क्लियरली बताया जा सकता है। तो स्पेंडिंग, ओवर स्पेंडिंग, मनी को होल्ड करना, मनी को, हमारा माइंडसेट कैसा है, इजी अर्न करेंगे, हार्ड अर्न करेंगे, ये सब हम हैंड राइटिंग से पता लगा सकते हाँ, मैंने देखा है कुछ लोग होते हैं कि पैसा आया, धड़ाधड़ ईएमआई हो गई, धड़ाधड़ खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो हाँ, मैं आई एम नॉट उस टाइप का नहीं हूँ, क्रेडिट कार्ड रखना पसंद नहीं करता। है ना, तो उस टाइप का तो है। वो रहेगा, वो बताती है हैंड राइटिंग। उमेश जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बिजनेसमैन, जो कारोबारियां, उनके बारे में बात की है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत जो ये कहावत है कि जो रिस्क ले लेते हैं उनमें ये काबिलियत होती है, तो ये क्या बचपन से आप किस अक्षर को देख करके ये बता सकते हैं कि जो हाई टेकिंग रिस्क लेने की इसके अंदर काबिलियत है या नहीं है? क्योंकि बिजनेस के बारे में यही कहा जाता है आमतौर पर, जो बंदा रिस्क ले सकता है वही अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। हालांकि ये कहावत सही है गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा ही सोचते हैं। बिल्कुल, रिस्क ही इश्क है।
और जो बिजनेस में रिस्क लेते हैं वो आप देखेंगे कि ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रिस्क कैपेबिलिटी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि उनकी डूबने की भी उतना ही चांस है और उबरने के भी उतने चांस है। जो डूब जाते हैं उनकी हम बात नहीं करते, जो ऊपर चले जाते हैं उनकी दुनिया बात करती है। मैं एथिकल वे बताऊंगा। A4 साइज, ऐसा मानिए कि ये A4 साइज पेपर है। अब ये वाला जो राइट मार्जिन होता है ये पूरा फ्यूचर और अपॉर्चुनिटी है। तो अगर कोई राइटर यहाँ से ऐसे लिखता है और फ्यूचर तक जाता है, इट मीन्स कि वो रिस्क लेगा और फ्यूचर को अटेम्प्ट करेगा, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा नहीं। ये पैटर्न है, ये रेड लाइंस में ऐसा मानिए कि हमने लिख दिया और ये राइट और अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर रहा है। इसका दूसरा केस, सपोज करिए कि कोई आदमी फ्यूचर या अपॉर्चुनिटी तक गया ही नहीं, उसने यहाँ तक लिख दिया। थोड़ा सामने कर दीजिए, हाँ मुझे दिखा दीजिए, हाँ ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन तो ब्लैंक है। ऐसे लोग रिस्क लेने से घबराते हैं। तो आप किसी की भी हैंडराइटिंग देख के आप पहचान पाएंगे कि ये इसने कितनी ऐसा आदमी अपॉर्चुनिटी छोड़ चुका होता है, वो ग्रैस्प ही नहीं कर पाता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने उस अपॉर्चुनिटी को लिया नहीं और वो बच गया, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सक्सेस भी नहीं होते ना, रिस्क लेते हैं लेकिन उसमें सफलता लेने वाले भी तो कम ही होते हैं ना, असफल ज्यादा होते हैं। लेकिन जो हम असफल की बात नहीं करते, हम उन लोगों की बात करते हैं जो सफल हैं। लेकिन हम असफल लोगों की बात करें तो दोनों में गुण तो एक ही है, वो भी रिस्क ले सकता है, वो भी रिस्क ले सकता है। आपने ना मेरी एक बात पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये वाला सिर्फ रिस्क के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटीज के लिए भी है। अच्छा अच्छा। मैंने बोला कि ऐसा आदमी अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करेगा जो यहाँ तक जाएगा। जी, रिस्क ले या नहीं ले, अगर वो यहाँ तक ऐसे जा रहा है इसका मतलब वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करेगा। अगर वो सिर्फ यहीं तक रह जाता है, ऐसा आदमी अपॉर्चुनिटी भी छोड़ेगा, रिस्क भी नहीं लेगा। मतलब जो एज ए ग्राफोलॉजिस्ट आप मानते हैं कि जो ये कहावत सही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ऐसा आदमी जो आप देखेंगे किसी की भी हैंडराइटिंग में, आप देख सकते हैं, तो वो डिसीजन को ठीक कर लेगा। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है कि मैं फ्यूचर को अच्छा कर लूँगा। जो फ्यूचर को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है वो सेल्फ हेजिटेंट है, वो श्योर नहीं है कि मैं फ्यूचर में जो कर रहा हूँ इससे रिजल्ट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। ठीक है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसको इजी करने के लिए मैं एक लेटर दे देता हूँ आपको, F। ये 3 तरीके के F हैं जी। 1 2 3 जी। तो ये वाला जो अपर जोन है ये प्लानिंग का है, ठीक है। लोअर वाला एग्जीक्यूशन का है, और अगर ये बार अगर किसी के में देखते हैं आप मिडिल में, तो ये रिजल्ट है। ओके। इसमें देखिए आप प्लानिंग नहीं है, एग्जीक्यूशन है, लेकिन रिजल्ट ले रहा है। इस थर्ड वाले में देखेंगे आप एग्जीक्यूशन है, रिजल्ट नहीं है। क्यों रिजल्ट नहीं है? क्योंकि ये बार नहीं लेके गया। ठीक है। तो अगर किसी के एफ में आपको ये बार नहीं मिले तो आप समझ लेना कि उसको अपनी मेहनत का फल वो खुद नहीं चाहता मिले। लेकिन आपने अभी कहा था कि कर्सिव लेटर, तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट को जो कर्सिव लेटर हैं वो बंद कर देने चाहिए? गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अच्छा। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। सीबीएसई बोर्ड में भी हमने, क्योंकि सारी प्रॉब्लम आना ना आना ये सारे कर्सिव लेटर पे ही डिपेंड कर रहा है। कर्सिव लेटर हमारे एक्चुअली न्यूरो पैटर्न को तो एक्टिवेट करता है, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। अच्छा। वो देखने में तो हैंडराइटिंग अच्छी लगती है, लेकिन हमारे हेल्थ पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे बहुत फर्क पड़ता है और वो नेगेटिव पड़ता है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप, एक अक्षय खन्ना है हीरो जो आजकल बड़े धुरंधर फिल्म उनकी हिट हो रही है, तो उनके सितारे बुलंदियों पर हैं। पहले वो थोड़े से उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे, कई फिल्में उनकी हिट नहीं हुई, अब तो वो विलेन बनते हैं और फटाफट हिट होते चले जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनके सिग्नेचर से आप हमें थोड़ा समझा पाएंगे, जो किस तरह से व्यक्तित्व पे कैसे प्रभाव पड़ता है, उसके स्वभाव के बारे में, कि सिग्नेचर से कैसे पता लगता है? बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि सिग्नेचर एक्चुअली उस राइटर का एक पब्लिक इमेज है कि वो कैसा चाहता है पब्लिक मुझे कैसा माने। जी। अगर हमें 100% एक्यूरेट एनालिसिस लेनी है तो हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि हैंड राइटिंग ही हमारा नेचुरल फ्लो और पैटर्न है जी। जो यूनिवर्सल करेक्ट है कि उस आदमी के पैटर्न, थॉट प्रोसेस, माइंड सेट क्या होगा जी। जी। टुवर्ड वन सेल्फ
सोसाइटी या किसी के लिए भी। जी। तो सिर्फ सिग्नेचर से काफ़ी हद तक एनालाइज तो किया जा सकता है, लेकिन 100% पैटर्न और एक्यूरेसी हैंड राइटिंग के साथ ही आएगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिग्नेचर इम्प्रूव करके भी लोग अपने फ्यूचर गोल्स को, अचीवमेंट्स को या उस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसकी नीड है, सिग्नेचर को अलाइन किया जा सकता है। और ऐसे मेरे पास नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो मुझे रेफरल देते हैं कि ये मेरे नोन है, इनका ज़रा सिग्नेचर आप ठीक कर दो। और ये मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मेरे पास एक रिसेंटली एक कपल का सिग्नेचर को अलाइन करने के लिए आया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ़ायदा लिया है, तभी तो वो मुझे रेफ़र करते हैं कि आप इनका सिग्नेचर भी ठीक करो। ठीक है, आपने HR एज ए आपने हेड काम किया हुआ है कंपनियों में, तो जब एम्प्लॉयज़ कोई जॉब के लिए आपके पास आता है, कोई भी आया होगा उस समय, तो उन्होंने साइन भी किए होंगे वहाँ पर, तो आपने कैसे मतलब ये एनालाइज किया कि ये इंटरव्यू इसने अच्छा दिया है इस हिसाब से, या उसके साइन के हिसाब से कि इसके सिग्नेचर कैसे हैं, मतलब किस तरह से आपने, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप? जी देखिए, ये एथिकल तो नहीं है कि अगर हम कैंडिडेट को बिना बताए उसके सिग्नेचर या हैंड राइटिंग को एनालाइज करें और जज करें। अच्छा, ये एथिकल नहीं है, ओके। एथिकल तब है जब मैं उससे नहीं, कंसेंट ये तो लेता आप हूँ। अपने मन में रख लोगे ना, आप बताओगे हाँ, नहीं। तो मैं वही बता रहा हूँ काफ़ी सारे प्रैक्टिशनर्स के लिए कि पहले हम कैंडिडेट से कंसेंट ले लें कि जो आपने बताया वो ठीक है, क्या मैं आपकी हैंड राइटिंग को एनालाइज करके कुछ आपके बारे में जान सकता हूँ। और मैंने काफ़ी लोगों के साथ ऐसा किया भी है। जी। तो जो लोग एक्सेप्ट करते हैं या मानते हैं, तो वो चौंक जाते हैं कि एक सिग्नेचर से जो कैंडिडेट पहली बार मिल रहा है। मेरे वेबिनार में भी बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अपनी हैंड राइटिंग से वो, जब मैं एनालाइज करना शुरू करता हूँ, तब वो मानते हैं कि हाँ, ये आपको कैसे पता चला। तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हम बता सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। और जी। सिग्नेचर बदल के खुद की लाइफ भी बदली जा सकती है, बिल्कुल 100% प्रूवन साइंस है। तो क्या कभी आपने किसी की ऐसी हैंड राइटिंग देखी है कि आपको एकदम डर गए आप देख करके, अरे यार ये कैसी हैंड राइटिंग है, इसने तो मतलब ये तो पता नहीं क्या कर देगा, कुछ ऐसा कभी हुआ है आपके जीवन में? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे फेसबुक में एक मोहतरमा है फिलीपींस की। हम्म। तो मैं काफ़ी ग्रुप्स पे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कहीं उनके हैंड राइटिंग का एनालिसिस की होगी। तो इन्होंने मुझे इनबॉक्स में अप्रोच किया। हम्म। तो ये कोविड की फर्स्ट कोविड लॉकडाउन की बात है। शी वॉज इनटू अ सुसाइडल थॉट, और उनके पास मरने के अलावा कुछ और नहीं था, उन्होंने जो मुझे बताया था। तो मैं कहा आप टेंशन मत लो। उनको नींद नहीं आती थी, नेगेटिव थॉट्स आते थे, उनके बच्चे थे, उनकी मदर थी, हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था, जॉब नहीं थी, रेंट देने का पैसा नहीं था। तो उन्होंने ये पूछा क्या हैंड राइटिंग में चेंज करके मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी। तो मैंने कहा कि आप ट्राई करके देखो। आपको पहले नींद से शुरू करते हैं। उनको 3 घंटे नींद आती थी, 2 दिन में उनको 8 घंटे नींद आने लगी। टेस्टिमोनियल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, जी। उसको करके वो लाभ लेते हैं। जी। जी। अभी वो फिलीपींस में मॉडल है और वो मॉडलिंग कर रही है। ठीक है। तो ना बल्कि सुसाइडल थॉट चेंज हुआ, उन्होंने अपनी लाइफ में अपलिफ्ट भी किया वो चेंजेस करके। ओके। तो ये चौंकाने वाले थॉट्स हैं, क्योंकि मैंने ही उनको बताया था कि आप तो सुसाइड का सोच रहे हो। तो उन्होंने मुझे 1-on-1 मेरे इनबॉक्स में आके चैट किया ताकि वो पब्लिकली ना जाए। तब उन्होंने ये एडमिट भी की और मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं इसको कहीं भी यूज़ ना करूं। तो फिर बाद में उनसे मैंने अनुमति ली कि इस एग्जाम्पल को मैं कहीं शेयर कर सकता हूं क्या, विदाउट कोटिंग हर नेम। तो ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो, ये तो सुसाइड की बात हो गई। हाँ अगर जी। कोई लड़की है और आपके सामने आई हो और आपको पता लगा लिया कि ये मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है? जैसे अभी हमने ना आप नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। या कोई बंदा अगर सीखना चाहे, ये ग्राफोलॉजिस्ट बनना चाहे कोई, तो क्या वो ये जान सकता है अपनी गर्लफ्रेंड की लिखावट देख करके, उसके सिग्नेचर देख करके, कि ये वास्तव में मुझसे प्यार करती है या मुझे धोखा दे रही है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि वो धोखा देगी या नहीं देगी, पर उसका थॉट प्रोसेस जरूर पता चल जाएगा कि वो पर्सनैलिटी कैसी है ये उसकी, डबल गेम तो नहीं खेल रहे हैं? कि वो या खेल बॉन्डिंग रहा है। है? दोनों हाँ है, हाँ, दोनों, नॉट एक। काफ़ी हद तक हाँ। ये जाना जा सकता है, जैसे मैंने के बताया आपको
वो रोमांस का भी लेटर है और बॉन्डिंग का लेटर भी है। तो अगर नोट देखते हैं तो ऐसे लोगों की बॉन्डिंग अपेक्षाकृत दूसरे के वालों से ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब गांठ वाली बात है, अगर के में गांठ है तो समझ जाना कि वो जो आपके जो फेरे होते हैं ना, सात बंधन, उस तरह के बंधन जो है वो सब आपको दिखाई दे जाएंगे के में। हाँ बिल्कुल। लॉयल्टी के लिए हमें ओ और ए देखना होगा और टी देखना होगा, ओए ओके, लॉयल्टी के लिए क्योंकि और टी। के से आपकी बॉन्डिंग और रोमांस तो पता चल गया, लेकिन क्या मैं सिर्फ अपने पार्टनर के लिए लॉयल हूँ या वो बॉन्डिंग मैंने मल्टीपल रखी हुई है, इसके लिए हमें और लेटर्स भी चेक करने होंगे। मेरा सबसे अंत में ये प्रश्न है आपसे कि क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल माता पिताओं के साथ यही है कि बच्चे का कैरियर, अगर वो आपके यहाँ आकर के जो आपने स्टार्टअप खोला है उसमें अगर कोई आके कोर्स करता है, सर्टिफिकेट लेता है, तो हमें ये आप, हालांकि मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ कैरियर के बारे में, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपसे पूछ रहा हूँ कि कैरियर के लिए क्या, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि ग्राफोलॉजी एक ऐसा स्किल है जो साइंस बैकअप है और प्रूवन है, और इसके रिजल्ट 100% मिलते हैं। मैं तो पिछले 15 साल से देखता आ रहा हूँ और पिछले 5 साल से मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ। करियर इसमें अपार संभावनाएं हैं, हमें बस एक अच्छे गाइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस स्किल को हम कहीं पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। बहुत सारे लोग अभी भी इस स्किल से अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं है। वो आज भी इसको स्यूडो साइंस मानते हैं। स्यूडो साइंस है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी कोई वैलिडेशन या गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यूजीसी ने कोर्सेज भी अप्रूव की हैं, गलगोटिया ने डिग्री भी शुरू की है, और ऐसे ही 2027 में गवर्नमेंट से अप्रूव होकर के, यूजीसी से अप्रूव होकर के हमारा प्लान है कि हम इसको कॉलेजेस और स्कूल्स में बच्चों को हम सिखाएं। तो ये जब वैलिडेशन हो जाएगी, ये 2027 के बाद शुरू होना है, लेकिन कोई अगर करियर आज शुरू करता है तो 2 साल में वो अपने आप को एक अच्छा एस्टेब्लिश करके एक बहुत अच्छा ग्राफोलॉजिस्ट बन सकता है। और इसकी एनालिसिस अगर मिनिमम आप सिग्नेचर करेक्शन का या हैंड राइटिंग एनालिसिस रिपोर्ट देने का 500 भी चार्ज करते हो, मिनिमल इतना कॉस्ट तो कोई भी बियर कर सकता है। तो इसके बाद आप बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, साइंस हैं, फोरेंसिक है, बैंक में जैसे मैंने बताया आपको गया, वो कॉरपोरेट्स में जाके माइंड रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग करा सकते हैं, एचआर और रिक्रूटर्स को हेल्प कर सकते हैं एक अच्छे पोटेंशियल और टैलेंट को हायर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो अपना करियर बनाने के लिए इसमें अपार संभावनाएं हैं। और सर, इंडिया में बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। दे आर हैविंग देयर ओन मर्सिडीज विदाउट ईएमआई। तो मंथली बैचेस बना के वो दूसरों को सिखा भी सकते हैं। और मैंने खुद भी सर छोटी मोटी अचीवमेंट की हुई है इसी स्किल से। मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, मेरा अच्छा खासा पैकेज था। आई वॉज हेड एचआर इन अ वेरी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया, आईपीओ लिस्टेड कंपनी है। तो कुछ तो इसमें पोटेंशियल होगा। तो मैं तो आपके दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सिर्फ एक फैंटेसी ना माने, इसको एक करियर ओरिएंटेड कोर्स माने। मैंने तो कंपनी को रजिस्टर किया हुआ है, एमसीए से रिकग्नाइज्ड है, एनएसडीसी अप्रूव्ड है, स्टार्टअप में है और 100% लीगल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो मेरा तो मिशन ही यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफोलॉजिस्ट को तैयार कर पाऊँ, मैं अपनी इस स्किल को दूसरे लोगों तक बांट पाऊँ, ताकि कम्युनिटी को सर्व कर सकें और वो अपना वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, साइड इनकम या फुल टाइम करियर इसमें बना सकें। तो अपार संभावनाएं हैं सर, जो जैसे चाहें वैसे कर सकता है। मतलब इसमें बिजनेस के भी चांस हैं और जॉब के भी चांस हैं, दोनों तरीके से। और नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। हाँ बिल्कुल, जुड़ सकते हैं। अगर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज मेरे से करते हैं, 2 तरीके के कोर्स हैं जो मेरे एडवांस कोर्स हैं, एक मास्टरी क्लास और एक प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में मैं उन ग्राफोलॉजिस्ट को हेल्प करता हूँ कि जैसे मैंने स्टार्ट करके आज यहाँ तक आया हूँ, तो वो भी कैसे स्टार्ट करें, कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्च करें विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। तो धीमे धीमे वो अपना एज ए ग्राफोलॉजिस्ट करियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं और फिर अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे उमेश सिंह जी, और इन्होंने साफ क्लियर कहा है कि कलम झूठ नहीं बोलती। आपकी जो हैंड राइटिंग है, जो आपके सिग्नेचर हैं, वो सिर्फ अक्षर नहीं है, आपकी पूरी कहानी है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपके दर्शकों का भी। जी।